हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बिलियनेयर बॉयज क्लब नाम की मूवी को, जो 2018 में रिलीज हुई थी। यह मूवी रियल लाइफ सिचुएशन पर आधारित है। एक मिडिल क्लास लड़का जिसका सपना बस अमीर बनना है और 25 साल की उम्र में वो कुछ ऐसा कर दिखाता है जो लोग जिंदगी भर नहीं कर पाते। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो उसकी ये सपनों की दुनिया पल भर में ढह गई। और वीडियो पर लाइक, कमेंट और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें डीन नाम के एक लड़का है जो एक कार सेलर। वो अपने एक क्लाइंट को कार बेचने के लिए आता है। वह उसे बेंटली और कई महंगी कारों के बारे में बताता है, लेकिन क्लाइंट को कोई भी कार पसंद नहीं आती। वहीं पर अचानक उसकी मुलाकात पुराने स्कूल फ्रेंड जेरी से होती है। दरअसल बचपन में वे दोनों हार्व स्कूल में साथ पढ़ते थे, जहां ज्यादातर अमीर परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। डीन एक मिडिल क्लास घर का लड़का था, वहीं जेरी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था जो स्कॉलरशिप पर वहां पढ़ने आया था। दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती थी। हालांकि दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में काफी अंतर था। डीन अपने क्लाइंट से मीटिंग खत्म करके जेरी के पास आता है। 6 साल बाद दोनों मिलते हैं। अब बातचीत के दौरान जेरी बताता है कि वह अब स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है। यह सुनकर डीन काफी खुश होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जेरी अभी भी अपने पिता के घर में रहता है तो वह समझ जाता है कि उसकी इनकम ज्यादा नहीं है। डीन जेरी से कहता है कि तुम जैसे काबिल इंसान को तो कुछ बड़ा करना चाहिए। डीन की बात सुनकर जेरी मुस्कुराते हुए कहता है उसके लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए जो मेरे पास नहीं है। तभी डीन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कहता है मेरे पास इन्वेस्टर्स हैं, तुम बस अपना दिमाग लगाकर बिजनेस आइडिया खोजो, हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद डीन जेरी को रात में एक क्लब आने के लिए कहता है, जहाँ उनके पुराने दोस्त चार्ली का बर्थडे पार्टी था। डीन का असली मकसद चार्ली से मिलना ही है, क्योंकि वह बहुत अमीर परिवार से है और वही उनका पहला इन्वेस्टर बन सकता है। जेरी पहले तो जाने से इनकार कर देता है, लेकिन डीन के जोर देने पर राजी हो जाता है। अब रात को जेरी क्लब पहुंचकर वहां की चमक दमक, रोशनी, म्यूजिक और खूबसूरत लड़कियों को देखकर दंग रह जाता है। अब डीन के प्लान के मुताबिक वो जेरी की मुलाकात बर्थडे बॉय चार्ली से करवाता है। जेरी उसे एक गोल्ड का छोटा सा टुकड़ा गिफ्ट में देता है ताकि उससे गोल्ड के बिजनेस की बात छेड़ सके। लेकिन जब जेरी गोल्ड के बिजनेस के बारे में बात करता है तब चार्ली उसे बीच में रोकते हुए कहता है, मेरे पापा ने कहा है कि गोल्ड की कीमत जल्द ही नीचे जाने वाली है। तभी पास खड़ा स्कॉट नाम का लड़का पूछता है, क्या तुम लोग हमारे साथ स्कूल में पढ़ते थे? यह सुनकर जेरी एकदम से अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि स्कूल के दिनों में चार्ली और स्कॉट जैसे अमीर लड़के उसका काफी मजाक उड़ाते थे। वो वहां कुछ और कह नहीं पाता और चुप हो जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद डीन जेरी को घर ड्रॉप करता है। डीन उसे कहता है, अगली बार ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस बात से जेरी को थोड़ा हिम्मत मिलता है। घर लौटकर जेरी टीवी देखते हुए एक मैगजीन पर स्टीव जॉब्स का एक इंटरव्यू पढ़ता है। उसके बाद वह काफी मोटिवेट हो जाता है और एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में सोचने लगता है। एक ऐसा बिजनेस जिससे वह रातों रात अमीर बन सके। उसके दिमाग में एक ऐसा बिजनेस आइडिया आता है जिसमें लोग उनके बिजनेस में पैसा लगाएंगे। एक ऐसा बिजनेस जिसमें लोग किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं और शुरुआती लोगों को नए निवेशकों के पैसे से प्रॉफिट दिया जाता है। बिल्कुल पिरामिड स्कीम, या कहा जाए तो पोंजी स्कीम की तरह, क्योंकि यह 1983 के आसपास की बात है, इसलिए उस समय ऐसी स्कीम लोगों के लिए नई और रोमांचक थी। खैर, अब जेरी पूरी रात अपने आइडिया पर काम करता है और सुबह होते ही डीन को फोन कर अपने घर बुलाता है। वह उसे पूरा बिजनेस प्लान समझाता है और बताता है कि उसने कंपनी का नाम भी सोच लिया है, जो था BBC बिलियनियर बॉयज क्लब। डीन को पूरी तरह बिजनेस प्लान समझ तो नहीं आता, लेकिन उसे जेरी के तेज दिमाग पर पूरा भरोसा था। फिर डीन जेरी को 8,600 रुपए देता है और कहता है कि यह कल रात की गलती के लिए चार्ली और उसके दोस्तों की तरफ से माफी समझो, लेकिन अगर तुम इससे प्रॉफिट कमा सको तो हम इस नतीजे को चार्ली जैसे अमीर दोस्तों को दिखाकर उनसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। जेरी उन पैसों को गोल्ड में इन्वेस्ट करता है और कुछ ही हफ्तों में जब गोल्ड की कीमत बढ़ती है और उसे 35% का प्रॉफिट होता है। इसे देखकर डीन बहुत खुश होता है और वह दोनों चार्ली और स्कॉट के साथ एक मीटिंग फिक्स करते हैं। इस बीच डीन एक अमीर व्यक्ति रॉन के पास एक प्रोडक्ट डिलीवर करने जाता है। रॉन पहले एक स्टॉक फर्म के लिए काम करता था, लेकिन अब वह अमीरों के टेंडर वगैरह देखता है। डीन जेरी का परिचय रॉन से कराता है। रॉन जेरी के साथ बातें करके समझ जाता है कि यह लड़का बहुत बुद्धिमान और समझदार है। इसके बाद दोनों चार्ली और स्कॉट से मिलने जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि गोल्ड की कीमतें गिर चुकी हैं और उन्हें 4,30,000 रुपए का नुकसान हो गया है। इससे जेरी परेशान हो जाता है। डीन उसे शांत करते हुए कहता है, अभी ये सब छोड़ो और प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान दो। उन्हें किसी भी हाल में बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए था। अब जेरी चार्ली और उसके अमीर दोस्तों के सामने उनके कंपनी के बारे में प्रेजेंटेशन देता है। वो कहता है, BBC ऐसी कंपनी होगी जहां हम सब अपनी काबिलियत से पैसा कमाएंगे और इसके बाद हमें अपने पिता की पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद अपने बलबूते पर करोड़पति बनेंगे। इसके बाद जेरी अपना असली खेल शुरू करता है। वह वहां पर मौजूद चार्ली के एक अमीर दोस्त कायल को 4,30,000 रुपए का चेक देता है और बताता है कि तुम लोगों ने जो 8,60,000 रुपए दिए थे, उससे मैंने सिर्फ 3 हफ्तों में 4,30,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। यह देखकर सब दंग रह जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि जेरी सच में एक जीनियस है, कि रात के खाने पर क्लब में बुलाते हैं। वहाँ चार्ली सबके सामने जेरी का परिचय नेक्स्ट बिलियनियर के रूप में कराता है। वहाँ पर जेरी और डीन और भी कई बिजनेस आइडिया शेयर करते हैं, जिनसे सब काफी इंप्रेस हो जाते हैं। इसी बीच कायल और स्कॉट जेरी को 68,80,000 रुपए का चेक देते हैं, जिसे देख जेरी बेहद एक्साइटेड हो जाता है। अब यहीं से BBC की शुरुआत होती है। अब वह लोग स्कॉट के सोर्सेस का इस्तेमाल कर जर्मनी से नई गाड़ियां मंगवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अमेरिका में लग्जरी कार्स का मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है। इसलिए वह लोग 8,60,000 रुपए में जर्मनी से गाड़ियां मंगवा कर वहाँ अमेरिका में कम से कम 8,60,000 रुपए में बेचते हैं।
अब उन गाड़ियों में से एक गाड़ी लेकर जेरी रॉन के घर पहुंचता है और उनसे कहता है बीबीसी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है और मैं चाहता हूं कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। रॉन कहता है मैं किसी के बिजनेस देखकर इन्वेस्ट नहीं करता, बल्कि मैं इन्वेस्ट करता हूं बिजनेस आइडिया पर और मैं कभी छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट नहीं करता। वह जेरी को और बड़े सपने देखने की सलाह देता है। इसके बाद हम देखते हैं जेरी एक बड़ा ऑफिस किराए पर लेता है। अब धीरे धीरे बीबीसी और भी बड़ा हो रहा था क्योंकि चार्ली, स्कॉट और कायल भी उनके साथ काम कर रहे हैं। यह सारे अमीर बाप के बच्चे अपने अपने पिताओं को अपना प्रॉफिट दिखाते हैं और बीबीसी में निवेश के लिए मनाते हैं। बच्चों की लगन देखकर उनके पिता भी इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद रॉन भी बीबीसी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह सीधे नहीं बल्कि एक ब्रोकर के जरिए इन्वेस्ट करता है और प्रॉफिट होने पर बराबर बांटने की बात कहता है। रॉन उनके कंपनी में 34 करोड़ 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। यह देख जेरी और डीन चौंक जाते हैं। हालांकि उन्हें ये पैसे रॉन की परमिशन से ही यूज करना होगा। खैर, अब यह लोग एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही महीनों में उनकी कंपनी की नेटवर्थ दुगनी हो जाती है, जिसे देखने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तब रॉन सब कुछ शांत रहने के लिए कहता है और वह कहता है कि यह सिर्फ शुरुआत है, हमें आगे और ऊंचाइयों को छूना है, इसलिए अपना फोकस बनाए रखो। इसके बाद जेरी स्कॉट के पिता को प्रॉफिट का चेक देने जाता है। यह देखकर स्कॉट के पिता काफी खुश होते हैं। वह और 13 करोड़ 76 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है जो उसने अपने बच्चों के लिए रखा था। चेक को लेने के बाद जेरी को काफी घबराहट होती है क्योंकि यह पैसे किसी की जिंदगी भर की कमाई है और अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो उसके सारे पैसे डूब सकते हैं। जेरी वह पैसा वापस करना चाहता था, लेकिन डीन उसे समझाते हुए कहता है अगर तुमने ऐसा किया तब सबको लगेगा कि तुम्हें खुद अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं है और अब तक हमने जो कुछ भी किया है सब बर्बाद हो जाएगा। इस बात को मत भूलो कि हमने सारे इन्वेस्टर्स को वादा किया है कि 3 हफ्ते में हम उन्हें 50% का प्रॉफिट देंगे। यह पैसे हमें कुछ इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट के रूप में देना होगा, तभी हमें नए इन्वेस्टर्स मिलेंगे। इधर घर पहुंचने पर जेरी के पिता उसे समझाता है इतनी जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करो, बिजनेस में ईमानदारी जरूरी है और किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन जेरी अपने पिता की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसी बीच जेरी को एक खबर मिलती है कि एक कोजेनको एनर्जी नाम की कंपनी है जो 25 करोड़ 80 लाख डॉलर के कर्ज में डूबी हुई है। जेरी कहता है कि अगर वह लोग इस कंपनी को बचा लें और उसके शेयर खरीद लें तो 3 साल में इसकी कीमत अरब डॉलर हो जाएगी। रॉन उसकी बातों से प्रभावित होता है और इस इन्वेस्टमेंट के लिए राजी हो जाता है। अब ये लोग पूरी प्लानिंग करके उस कंपनी में पहुंच जाते हैं। उस कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स के साथ वह लोग एक मीटिंग रखते हैं। जेरी उन्हें व्यापार एक प्रॉपर प्लानिंग बताता है कि किस तरीके से कोजेनको एनर्जी उनके साथ मिल गई तो वह सारा कर्ज चुका देंगे और कंपनी को आगे ग्रो करने में भी मदद करेंगे। सारे शेयर होल्डर उसकी बातों में आ जाते हैं और जल्द ही उनके बीच डील पूरी हो जाती है। अब इसके बाद जेरी एक आलीशान घर खरीदने के लिए जाता है। वहाँ पर डीन जेरी से कहता है कि मुझे डर लग रहा है, हमने अपने सारे इन्वेस्टर्स को वादा तो किया है कि हम 3 हफ्तों में 50% का प्रॉफिट देंगे और हम पैसे कहाँ से लाते हैं? नए इन्वेस्टर्स से, और अभी तक हमारे पास कोई नया इन्वेस्टर नहीं आया है ताकि पुराने इन्वेस्टर्स को हम पैसे दे सके। तब जेरी कहता है कि डरो मत, मैंने सारे पैसों को गोल्ड में इन्वेस्ट किया था। इस बार गोल्ड के प्राइस थोड़े ऊपर गए हैं तो कुछ पैसे वहाँ से आ जाएंगे और कुछ ही दिनों में कोजेनको एनर्जी के साथ हमारी डील पक्की होने के बाद वहाँ से भी पैसे आ जाएंगे। वो डीन को कहता है कि अब हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इतने सारे पैसे और इतनी लग्जरी लाइफ देखने के बाद वह लोग भटक जाते हैं। अब क्रिसमस पर वह लोग सेलिब्रेट करने के लिए एक बड़े से पार्टी का इंतजाम करते हैं। पार्टी के दौरान चार्ली, स्कॉट और कायल उस महीने का प्रॉफिट मांगते हैं। तब जेरी उन्हें सरप्राइजेस देते हुए कंपनी के शेयर होल्डर बना देता है। रॉन भी बीबीसी की कामयाबी को सेलिब्रेट करते हुए जेरी और डीन को महंगी रोलेक्स की घड़ी गिफ्ट करता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है जब जेरी कोजेनको एनर्जी की डील फाइनल करने के लिए रॉन के ब्रोकर को फोन करता है और कहता है रॉन के वो 34 करोड़ 40 लाख डॉलर का चेक भेज दो। तब वो ब्रोकर हैरान होकर कहता है क्या ये भी तुम्हारी किसी कहानी का हिस्सा है? ये सुनकर जेरी बेहद हैरान रह जाता है और पूछता है कहानी मतलब किस चीज की कहानी? तब ब्रोकर ने कहा कि रॉन ने उससे कहा था कि वह एक फिल्म प्रोड्यूसर है और इन्वेस्टमेंट पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, इसलिए उसने वही बातें कही जो स्क्रिप्ट में लिखी थी और वहाँ उसका एक वीडियो शूट किया गया था। यह सब सुनकर जेरी और डीन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर वह रॉन के बारे में पता लगाना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि रॉन सच में एक फ्रॉड इंसान है। सारे बैंक वाले उसके पीछे लगे हुए हैं क्योंकि उसने नकली चेकक्स के साथ साथ कई लोन्स भी लिए हैं और उसने बीबीसी के शेयर के बदले भी बैंक से 12 करोड़ 90 लाख रुपए लोन लिया है। अब जेरी को एहसास होता है अब वह बर्बाद हो चुका है और अब वह किसी कंपनी के साथ डील भी नहीं कर पाएगा। रॉन ने उसे जो घड़ी दी थी वह भी नकली है। अब वह डीन, चार्ली और कायल को बुलाकर सारी बात बताता है। सारी बातें सुनने के बाद वह लोग डिस्कशन करते हैं कि अब वह लोग रॉन से कैसे बदला ले और उससे पैसे कैसे निकाले। फिर शाम को जेरी टिम नाम के एक आदमी को लेकर के रॉन के घर पहुंचता है। रॉन दरवाजा खोलकर उसका स्वागत करता है। तभी टिम मास्क पहने रॉन पर हमला करता है और बंदूक की नोक पर उसे पकड़ लेता है। जब जेरी उससे चेक के बारे में पूछता है तो वह बताता है कि वह ऊपर रखे हैं। जेरी ऊपर जाता है और 10 करोड़ का एक चेक लिखता है जो असल में रॉन के कारण उनका घाटा हुआ था। फिर जेरी चेक पर रॉन का साइन ले लेता है। तभी टीम अपना मास्क उतार देता है। रॉन टीम को देखकर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि टीम एक काला आदमी है। वो कहता है कि तुम गुलाम ही ठीक थे। इस बात से टीम भड़क जाता है और सीधे उसे गोली मार देता है। अब यह देखकर जेरी की हालत खराब हो जाती है और वह सीधे डीन के पास पहुंचता है। वह सब कुछ डीन को बताता है। तब डीन कहता है कि उसने बिल्कुल सही किया, रॉन जैसे ठग के साथ ऐसा ही होना चाहिए। फिर वे तय करते हैं कि इस बात को किसी को नहीं बताएंगे और रॉन की लाश गायब कर देंगे। टिम रॉन की लाश को शहर के किनारे जंगल में ले जाकर जला देता है। अब बीबीसी कंपनी पर
पर इन्वेस्टर्स का दबाव बढ़ने लगता है। लोग अपने पैसे वापस मांग रहे थे, ऑफिस का किराया भी ड्यू था और जिस चेक से वे नुकसान की भरपाई करना चाहते थे वह बैंक से लौट आता है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम की चेक बिना रॉन की कंफर्मेशन के कैश नहीं हो सकता। डीन कहता है कि अगर किसी इन्वेस्टर ने हमारी शिकायत कर दी तो जांच में रॉन का नाम सामने आ सकता है और तब रॉन के कत्ल का इल्जाम जेरी पर लगेगा। यह सुनकर जेरी पूरी तरह टूट जाता है। उसे अब बस एक ही रास्ता दिखाई देता है, अपने पुराने स्कूल के दोस्त इजी से कांटेक्ट करना, क्योंकि इजी ने पहले कहा था कि उसका पिता चाहे तो बीबीसी में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जेरी और डीन सीधे इजी के घर जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है इजी के पिता ईरान से फरार एक अपराधी है जो अमेरिका में नाम बदलकर रह रहा है। इजी कहता है कि अगर वे उसके पिता को सुरक्षित लॉस एंजलिस पहुंचा दें तो वह बीबीसी में कम से कम 8 करोड़ 60 लाख डॉलर इन्वेस्ट करेगा। अब वो लोग एक बड़े से बॉक्स में इजी के पिता को छिपाकर ले जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इजी के पिता उनका प्लान सुनकर भड़क जाता है और एक दूसरे कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है। आवाज सुनकर सब लोग उस रूम पर जाते हैं और देखते हैं कि इजी के पिता बेहोश पड़े हैं। मौके का फायदा उठाकर वह लोग उसे उस बॉक्स में डाल देते हैं और जेरी के घर ले आते हैं। उधर बीबीसी में दरार पड़ने लगती है। स्कॉट और कायल कहते हैं कि वे अब बीबीसी में नहीं रह सकते। चार्ली उन्हें बहुत समझाता है, लेकिन वह लोग उसकी बात नहीं मानते और बीबीसी को छोड़कर चले जाते हैं। इधर रात में डीन जेरी के घर इजी के पिता की रखवाली कर रहा था। नींद भगाने के लिए वह पाइप पीने लगता है। तभी इजी के पिता उठ जाता है और डीन से झगड़ा करने लगता है। आवाज सुनकर जेरी भी वहां पहुंचता है और उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। जब इजी के पिता पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है तब डीन बेल्ट से उसका गला घोट देता है। अब इसके बाद दोनों डर जाते हैं और जेरी कहता है कि हमें पुलिस को सब सच बता देना चाहिए कि यह आत्मरक्षा में हुआ, लेकिन डीन कहता है कि ऐसा किया तो हम फंस जाएंगे और पकड़े जाने के डर से वह दोनों फिर वही बॉक्स इस्तेमाल करते हैं और लाश को जंगल में फेंक आते हैं। वह तय करते हैं कि इजी को इस बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि अगले दिन वही उन्हें 8 करोड़ 60 लाख रुपए देने वाला है। अब अगले दिन जेरी और इजी को एक बैंक में देखते हैं। इजी के पिता वहां पर 43 करोड़ डॉलर के हीरे एक लॉकर में रखा था। इजी उन्हें बेचकर 8 करोड़ 60 लाख रुपए बीबीसी में निवेश करने वाला था, लेकिन ठीक उसी वक्त वहां पुलिस आ जाती है और रॉन और इजी के पिता के कत्ल के जुर्म में जेरी को गिरफ्तार कर लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि दोनों कत्ल के बारे में पुलिस को आखिर पता कैसे चला। दरअसल डीन को पता चल चुका था कि एक न एक दिन वह लोग जरूर पकड़े जाएंगे, इसलिए वह खुद पुलिस को यह सब बता देता है और गवाही में पूरी कहानी को इस तरह पेश करता है कि दोनों कत्ल का इल्जाम जेरी पर आ जाए। वह यह भी कहता है कि उसने जेरी को बार बार रोका था, लेकिन जेरी उसकी एक नहीं सुनी। आखिर में जेरी इजी के पिता के कत्ल के आरोप से तो बरी हो जाता है, लेकिन रॉन के कत्ल के आरोप में उम्र कैद की सजा मिलती है और अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिता देता है। असल में इस कहानी से हमें एक बड़ा सबक मिलता है कि तेजी से अमीर बनने की चाह में अक्सर बहुत से लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट या बिजनेस शुरू कर देते हैं। शुरुआत में सब सही लगता है, लेकिन सिर्फ एक गलत फैसला जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इसलिए चाहे आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट करें या किसी और के बिजनेस में पैसा लगाएं, सावधानी और समझदारी हमेशा जरूरी है। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के